नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लेकर आए हैं हफ्ते भर की विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरें। लेकिन पहले डालते हैं नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। पोलियो पर देश की जीत का जश्न, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग हुए शामिल। नाको के चौथे चरण के अभियान की शुरुआत, एड्स के रोकथाम पर की गई चर्चा। मंगलयान की रवानगी के 100 दिन पूरे, अंतरिक्ष में मंगलयान सामान्य रूप से सक्रिय। पुणे में एशियन रेप्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन, लुप्तप्राय पक्षियों को बचाने की पहल। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब दिल की सर्जरी हो सकती है किफायती। और खोज खबर में जानेंगे जीएम क्रॉप यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में विस्तार से। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। पोलियो पर इस जीत का जश्न मंगलवार को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में मनाया गया। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। It is a day that we have worked for tirelessly and awaited equally anxiously. Now that it has dawned, it is also a day that brings us great pride. दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम साक्षी बना पोलियो पर देश की जीत के जश्न का। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और विश्व स्वास्थ्य संगठन की डायरेक्टर जनरल मार्गरेट चान के अलावा पोलियो के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाने वाले वॉलंटियर्स और कई अहम लोगों ने शिरकत की। पिछले 3 वर्षों से लगातार भारत में पोलियो का एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जिसकी वजह से गत 11 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया, जो इस बीमारी पर देश की वैज्ञानिक तरक्की का प्रतीक है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, बढ़ती हुई जन्म दर, जनसंख्या के घनत्व, साफ सफाई की कमी और जागरूकता के अभाव में भारत के लिए पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकना एक सपने की तरह था। पर स्वास्थ्य सेवा की तमाम खामियों और संसाधनों की कमी के बावजूद हमने ये गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारे देश में भी हर साल पोलियो के नए मामले सामने आते रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे थे, पर साल दर साल पोलियो के मरीजों की संख्या घटती गई और आज भारत ने एक पोलियो मुक्त राष्ट्र बनने का गौरव हासिल कर लिया। देश में एड्स की रोकथाम में तेजी लाने के लिए नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने चौथे चरण की शुरुआत कर दी। इस चरण की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में की। पेश है एक रिपोर्ट। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक लाइलाज बीमारी। इस बीमारी से निपटने के लिए देश भर में तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका नतीजा है कि अब धीरे धीरे देश में एड्स रोगियों की संख्या घट रही है। अब कोशिश है कि पोलियो की तरह इस बीमारी को भी जड़ से खत्म किया जा सके। इसी क्रम में चौथे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए 2 नए कदमों की घोषणा की। That firstly, the eligibility of receiving ART has been revised. So far, only those persons were eligible to get free treatment whose CD4 was above 500. 2012 से 2017 तक चलने वाले इस चौथे चरण का मकसद इस महामारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया में तेजी लाना और लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर जो भ्रांतियां फैली हैं, उन्हें दूर कर जागरूकता फैलाना है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्यसभा के चल रहे सेशन में HIV एड्स बिल पेश किया गया है। अगर ये पास हो जाएगा तो इस बीमारी से ग्रसित लोग समाज में सर उठाकर जी सकेंगे और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे। दरअसल एड्स HIV वायरस की वजह से होता है।
हालांकि इस वायरस के शरीर में पहुंचने के कई वर्षों बाद ये रोग होता है। HIV वायरस धीरे धीरे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर देता है, जिसकी वजह से कई बीमारियां एक साथ घेर लेती हैं। संक्रमण की इसी अवस्था को एड्स कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान अभी तक इसका सटीक इलाज ढूंढने में असफल रहा है। ऐसे में इससे बचाव ही इसका इलाज है। पिछले साल 5 नवंबर को भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने अंतरिक्ष अभियान मंगलयान को मंगल ग्रह की ओर रवाना किया। इस हफ्ते मंगलयान ने अपनी रवानगी के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 100 दिनों के बाद अंतरिक्ष में क्या स्थिति है मंगलयान की, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते भारत के पहले अंतर्ग्रहीय मिशन मंगलयान ने अपनी रवानगी के 100 दिन पूरे कर लिए। मिशन मंगलयान मंगल की ओर पूर्व योजना के तहत बढ़ रहा है और सामान्य रूप से सक्रिय है। मंगलयान को PSLV C-25 से 5 नवंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना किया गया था। इसरो के मुताबिक ये यान सभी मानकों पर पूरी तरह खरा उतरा है और ठीक से काम कर रहा है और अपने पेलोड के साथ पृथ्वी से 16 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी पर यान से संचार संपर्क में 55 सेकंड्स का समय लगता है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 240 दिनों में ये यान पृथ्वी से 490 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होगा और इस साल के 24 सितंबर को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। 6 फरवरी को इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान के उपकरणों की जांच की और आश्वस्त किया है कि इस यान के सभी उपकरण सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। मंगलयान में 800 किलोग्राम ईंधन है और इस यान को 25 करोड़ किलोमीटर का रास्ता तय करना है। साथ ही यान को मंगल पर पहुंचने पर करीब 9 महीने का समय लगेगा। ऐसे में इतने समय बाद उसके मुख्य इंजन को दोबारा चलाना इसरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इस दिक्कत से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है, जिसके तहत मंगलयान में 2 विशेष कंप्यूटर लगाए गए हैं जो इस तरह की दिक्कत आने पर खुद ब खुद फैसला लेने के लिए सक्षम हैं। इसरो के इस अभियान का मुख्य लक्ष्य लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाना है, जो मंगल पर जीवन की संभावना की तस्दीक करेगा। हालांकि पूरी दुनिया में मंगल के लिए 51 अभियान हुए हैं, जिनमें से केवल 21 को ही सफलता मिली है। उम्मीद है कि भारत का ये अभियान सफल हो और मंगल की परिक्रमा करने वाला भारत चौथा देश बन जाए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, शहरीकरण और जलाशयों के खत्म होने की वजह से आज न जाने कितने ही पक्षी खत्म होने की कगार पर हैं। इन्हीं पक्षियों को बचाने के उद्देश्य से पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के ऑडिटोरियम में 6 से 9 फरवरी के बीच एशियन रैप्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य खत्म हो रहे पक्षियों को बचाना रहा। पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। पक्षियों की दृष्टि से हमारे देश का स्थान दुनिया के 10 प्रमुख देशों में आता है, जहां विविधताओं से परिपूर्ण अनेकों प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। पक्षियों की 1235 प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, जो दुनिया भर में पाए जाने वाले पक्षियों का 14% है। इतनी तादाद में पक्षियों की संख्या होने के बावजूद आज हमारे देश के बहुत सारे पक्षी या तो लुप्त प्राय हैं या खत्म होने के कगार पर हैं। पक्षियों की घट रही संख्या को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए पुणे में एशियन रैप्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जापान के एशियन रैप्टर रिसर्च एंड कंजर्वेशन नेटवर्क की मदद से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में 20 देशों के सैकड़ों शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पक्षियों की 200 से ज्यादा प्रजातियां लुप्तप्राय हैं। गोरैया, सोन चिड़िया, कठफोड़वा और गिद्ध जैसे पक्षी जो पहले हमें बेहद आसानी से नजर आ जाते थे, आज ये पक्षी हमारी आंखों से ओझल होते जा रहे हैं। विकास की आपाधापी में बढ़ते प्रदूषण, कटते वृक्षों और आए दिन तापमान में हो रही वृद्धि की वजह से मानो इन पक्षियों पर कयामत ही आ गई है। इसके अलावा मोबाइल की तरंगों और कृषि में इस्तेमाल किए जा रहे कीटनाशकों ने भी इन पक्षियों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है।
ऐसे में ये जरूरी है कि एशियन रैप्टर कॉन्फ्रेंस जैसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहें ताकि हम इन पक्षियों को लेकर संजीदा हों और इन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। दिल के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। अक्सर दिल के मरीजों के लिए सबसे बड़ी समस्या इसकी महंगी सर्जरी होती है, जिसे सस्ता बनाने के लिए दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले स्टेंट का किफायती डिजाइन तैयार कर लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्टेंट, ये शब्द दिल के मरीजों के लिए नया नहीं है। दरअसल स्टेंट का इस्तेमाल दिल के अंदर खून की नली में आने वाली रुकावट को दूर करने के लिए किया जाता है। जब कभी भी खून की नली या आर्टरी में रक्त प्रवाह के दौरान कोई रुकावट आती है तो सीने में दर्द या हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में आर्टरी को खोलने के लिए मेटल से बने इस स्टेंट का प्रयोग किया जाता है। इसे कैथेटर के अंतिम छोर पर लगे बलून के जरिए आर्टरी तक पहुंचाया जाता है और फिर ब्लॉकेज की जगह पर स्टेंट को फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद दिल में रक्त संचार पहले की ही तरह होने लगता है। अभी तक भारत में ज्यादातर मेटल स्टेंट का ही इस्तेमाल होता है, जो महंगा तो है ही, साथ ही इसके नुकसान भी कई हैं। मेटल वाला तो वहीं पर रहेगा, वो कभी आपकी लाइफ लॉन्ग हटेगा नहीं वहाँ से। अगर वहाँ पे दोबारा प्लाक हो जाता है तो दोबारा स्टेंट करने में बहुत मुश्किल आती है। वहाँ पर डॉक्टर्स को वहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता, वहाँ पर दोबारा नहीं कर सकते, फिर ओपन हार्ट या बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के मैकेनिकल विभाग के प्रोफेसर नरेश भटनागर ने भारत में पहली बार बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर स्टेंट का डिजाइन तैयार किया है। इस डिजाइन की खास बात यह है कि ये 2 साल के भीतर ही शरीर में घुल जाता है, जिससे दोबारा होने वाली स्टेंटिंग में दिक्कत नहीं आती। क्रीप होने की वजह से ये पॉलीमर स्टेंट पतली से पतली नली में भी जा सकता है और टूटता भी नहीं। तो हमारा जो पहला पेटेंट हमने अभी 1 साल पहले किया था, हमारी एक कंपनी शल्या मेडिकल टेक्नोलॉजीज है, उसके जो IIT की खुद की कंपनी है, उसके तहत ये किया गया। उसमें हमने पूरा डिज़ाइन चेंज किया है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को लेकर के डिज़ाइन किया है। उसका ट्यूब बनाए हैं, ट्यूब से उसका किस तरह का ज्योमेट्री होना चाहिए, उसके क्राउन्स किस तरीके से बनने चाहिए, उसके लिंकेजेस कैसे बनने चाहिए, अलग तरीके से सोच करके जब वो क्रिम्प हो जाता है तो उसका जो क्रॉसिंग ओवर प्रोफाइल होता है वो कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, वो उसमें सोचा गया है, ध्यान दिया गया है। तो बाकी जैसे अगर अभी जो मार्केट में स्टेंट्स मल्टीनेशनल कंपनीज़ के हैं, उनका क्रॉसिंग ओवर प्रोफाइल 1.2 mm 1.4 mm तक रहता है, पर जब हमारा स्टेंट को हम क्रिम्प करते हैं तो 1.1 0.96 के आसपास हो जाता है। हमारे देश में अधिकतर चिकित्सा उपकरणों का आयात होता है, जिसकी वजह से कई इलाज महंगे हैं और आम आदमी की पहुंच से दूर भी हैं। प्रोफेसर भटनागर के इस डिजाइन ने भारत में पॉलीमर स्टेंट निर्माण की नई राह खोल दी है, जो भविष्य में दिल के इलाज को काफी सस्ता बना देगी। और अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश भर में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर। इस साल भारत में अनाज की पैदावार 263.3 मिलियन टन हुई है, जो पिछले 2 सालों से ज्यादा है। अनाज की इस बम्पर पैदावार से भारत दुनिया भर में चावल उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे और गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है। इस बात की घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कृषि वसंत के उद्घाटन समारोह के दौरान की। IIT खड़गपुर ने ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन चैलेंज ग्रांट की शुरुआत की है, जिसके तहत वहां के छात्र ऐसे शोध करेंगे जो प्रकृति के अनुकूल हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्नातक और परास्नातक कर रहे सभी छात्र हिस्सा ले सकेंगे। समुद्र के अंदर हो रही किसी भी हलचल को अब आसानी से जाना जा सकेगा।
क्योंकि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत को गुजरात के कांडला बंदरगाह पर तैनात किया है। आरवी समुद्र रत्नाकर नाम का ये पोत सभी आधुनिक उपकरणों से लैस होगा, जो समुद्र से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपातकालीन स्थिति की जानकारी तो देगा ही, साथ ही समुद्र की तलहटी में छिपे खनिज संसाधनों का पता भी लगाएगा। एक बार फिर से मंगल पर पानी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक मंगल ग्रह की ऊपरी सतह पर गहरे रंग का उंगली के आकार का एक निशान नजर आया है, जिसे वैज्ञानिक RSL यानी कि रेकरिंग स्लोप लीनिया के नाम से जानते हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हो सकता है मंगल ग्रह पर पानी हो, और पानी का सीधा मतलब जीवन से होता है। देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए आजकल GM क्रॉप यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलों पर चर्चा गर्म हो गई है। वैज्ञानिकों का एक तबका जहां इसके पक्ष में है, वहीं लोगों का मानना है कि इससे नुकसान भी हो सकता है। आखिर क्या है ये GM क्रॉप, जानते हैं विस्तार से। जीनांतरित या GM फसलों को बायोटेक फसलों के नाम से भी जाना जाता है। GM फसल लंबे समय से विवादों में रही है। हाल ही में जम्मू में संपन्न 101वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा GM फसलों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में इन फसलों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। इसलिए भी आज GM फसलों के विकास के बारे में जानना प्रासंगिक होगा। GM फसलें क्या हैं? हालांकि इन फसलों का विचार नया लगता है, लेकिन इनके संबंध में मानव समाज में सदियों से विचार पनपते रहे हैं। मानव अपने जीवन को सुविधाजनक करने के लिए समय समय पर अनेक वस्तुओं का विकास करता रहता है। इसी प्रकार फसलों को उगाने के दौरान फसलों को अनेक बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी बनाने या उनमें कम पानी में विकास करने की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। साथ ही फसलों से अधिक उत्पादन के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। जीनांतरित फसलें इसी दिशा में एक और कदम है। कल्पना करें कि यदि गुलाब का ऐसा पौधा हो जिसे रोजाना पानी देने के बजाय महीने में सिर्फ एक बार पानी देने से वो बढ़ता रहे, या फिर टमाटर का ऐसा पौधा हो जिससे उपजे टमाटर बिना सड़े लंबे समय तक ताजा रहें, या आलू का ऐसा पौधा हो जिसमें कीड़ा ना लगे और जिससे आलू की उपज बढ़े, या फिर चावल का ऐसा पौधा हो जिसमें कुछ औषधीय गुण भी हों, तो ऐसा सिर्फ उन पौधों में ही हो सकता है जो जीनांतरित हों। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, GM फसलें ऐसी फसलें हैं जिनको जैव प्रौद्योगिकी और जैव अभियांत्रिकी गतिविधियों के द्वारा जीन स्तर तक परिवर्तित किया गया है। इस प्रक्रिया में पौधे में नए जीन यानी DNA को डालकर उसमें ऐसे मनचाहे गुणों का समावेश किया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से उस पौधे में नहीं होते हैं। इस तरह से ऐसा पौधा जो कीटों के प्रति, सूखे जैसी पर्यावरण परिस्थिति और बीमारियों के प्रति कम प्रतिरोधी हो, उसे प्रतिरोधी बनाया जा सकता है। या फिर हम GM फसलों में उत्पादन क्षमता और पोषक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए शोधकर्ता टिश्यू कल्चर, उत्परिवर्तन द्वारा और नए सूक्ष्म जीवों की मदद से पौधों में नए जीनों का प्रवेश कराते हैं। इस तरह की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया में पौधे को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस नामक सूक्ष्म जीव से संक्रमित कराया जाता है। ये सूक्ष्म जीव एक विशिष्ट जीन जिसे tDNA कहा जाता है, उससे पौधे को संक्रमित करके पौधे में DNA का प्रवेश कराकर एक गठान बनाता है। शोधकर्ता इस एग्रोबैक्टीरियम के tDNA को वांछित जीन जो बीमारी या कीट प्रतिरोधक होता है उससे सावधानी से प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे वो कीट फसल को प्रभावित ना कर सके और फसल उत्पादन में वृद्धि हो सके। बैक्टीरिया से संक्रमित वांछित जीन को tDNA के स्थान पर प्रतिस्थापित करके पौधे के जीनोम में बदलाव लाकर मनचाहे गुणों की GM फसल प्राप्त की जाती है। वैज्ञानिक DNA बंध के लिए बहुत ही सूक्ष्म सोने और टंगस्टन के कणों का उपयोग करते हैं, जिनको उच्च दाब पर पौधे के जीनोम में कोशिका नाभिक में छोड़ा जाता है। हमने अक्सर BT कॉटन, BT बैंगन और BT आलू नाम सुना होगा।
इसमें आगे वाले शब्द बीटी को एग्रोबैक्टीरियम के संक्षिप्त नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस है। इस बैक्टीरिया में उपस्थित विशेष जीन, जिसे CRY जीन कहते हैं, उसकी मदद से ये एक प्राकृतिक कीटनाशक, जिसे CRY टॉक्सिन कहते हैं, बनाया जाता है। जब इस जीन को पौधे में डाला जाता है तो पौधा कीटनाशक उत्पन्न करता है, जिससे वो कीटों के प्रति प्रतिरोधक हो जाता है। पहला जीनांतरित पौधा सन 1982 में तैयार किया गया था। यह पौधा एक प्रतिजैविक प्रतिरोधक तंबाकू पौधा था। इसके बाद तो अनेक प्रकार के ऐसे जीनांतरित पौधों का विकास हुआ जो कीटनाशक और पीड़कनाशक होने के साथ ही अधिक पोषक तत्व और अधिक उपज भी देते हैं। सन 1994 में अमेरिका में ऐसा जीनांतरित टमाटर फ्लेवरसेव टोमेटो बाजार में आया जो काफी समय तक खराब नहीं होता था। सन 2000 में वैज्ञानिकों ने अधिक पोषक तत्वों वाले जीनांतरित सुनहरे चावलों का विकास किया। बीटी कॉटन को सन 2002 में कानूनी रूप से मान्यता मिली। भारत में ये पहली जीनांतरित व्यावसायिक फसल थी। उस समय माना गया था कि कपास की इस नई किस्म से कपास का उत्पादन बढ़ेगा। आज भारत विश्व में कपास उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत में बीटी बैंगन, बीटी चावल, बीटी भिंडी जीनांतरित टमाटरों को कानूनी मान्यता देने के तहत उनका परीक्षण चल रहा है। एक और जहां अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर जीनांतरित फसलों की स्वीकार्यता बढ़ी है, वहीं ऐसी फसलों को भोजन के रूप में उपयोग करने संबंधी विवाद भी बढ़ रहे हैं। जहां एक ओर जीनांतरित फसलों की मदद से खाद्यान्नों के भंडारण से निपटने के साथ ही कुपोषण की समस्या को हल करने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अप्राकृतिक परिवर्तित फसलों के बढ़ते उपयोग को लेकर सुरक्षा के प्रति चिंता भी जाहिर की जा रही है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों से। गैलीलियो गैलीली, ये नाम अपने आप में एक पहचान है। 15 फरवरी 1564 को जन्मे जाने माने खगोल विज्ञानी गैलीलियो ने एक ऐसी दूरबीन बनाई जिसने ब्रह्मांड के सारे राज खोल दिए। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के द्वारा ये बताया कि ब्रह्मांड में पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 17 फरवरी 1988 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की कवलूर स्थित वेधशाला ने ब्रह्मांड में एक छोटे ग्रह की खोज की और इस ग्रह का नाम जाने माने वैज्ञानिक रामानुजम के नाम पर रखा गया। रामानुजम को 20वीं सदी में भारत द्वारा इजाद किए गए सबसे पहले ग्रह के रूप में देखा जाता है। 20 फरवरी 1873 को कोलकाता की सड़कों पर पहली बार ट्रॉम कार दौड़ी, जिसे 6 घोड़ों की मदद से स्टील की पटरी पर चलाया गया। इस ट्रॉम कार ने अर्मेनियन घाट से लेकर सियालदह तक का सफर तय किया। शोध प्रयोगशालाओं के जनक वैज्ञानिक सर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 को हुआ था। श्री भटनागर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सबसे पहले महानिदेशक थे। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।